नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले एक नजर खास खबरों पर। कोल ब्लॉक्स के निजीकरण के खिलाफ 3 दिनों की हड़ताल शुरू। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को किसान संगठन भी समर्थन में रखेंगे गांव बंद। कोल ब्लॉक्स की नीलामी को तत्काल रोकने की मांग। पश्चिम बंगाल में भी एमएसपी पर मक्का खरीदने की मांग। स्वराज इंडिया के जय किसान आंदोलन ने शुरू किया अभियान। खुले बाजार में मक्के का दाम गिरने से किसानों को भारी नुकसान। मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन के लिए यूरिया की किल्लत बरकरार। खरगोन में सुबह से लाइन लगाने को मजबूर हैं किसान। दूसरे जिलों में भी सामने आ चुकी है यूरिया की किल्लत। और राज्यों ने प्रवासी मजदूरों में सिर्फ 13% राशन ही बांटा। सबसे ज्यादा राशन पाने वाले उत्तर प्रदेश ने 2% ही राशन बांटा। वहीं 95% राशन बांटकर राजस्थान रहा अव्वल। कोल ब्लॉक्स के निजीकरण के खिलाफ श्रमिक संगठनों की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के श्रमिक संगठन शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में किसान संगठनों ने भी इसके समर्थन में शुक्रवार को गांव बंद रखने का ऐलान किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन श्रमिक संगठन इसे आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ता कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे कोयले का अंधाधुंध दोहन होगा, जिससे आदिवासियों और किसानों को विस्थापित होना पड़ेगा। श्रमिकों को इस हड़ताल से कोयला खनन ठप पड़ गया है। अगर ये हड़ताल जारी रहती है तो पावर प्लांट्स को कोयला मिलने में परेशानी आ सकती है। पश्चिम बंगाल में मक्के की एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर किसानों ने अभियान शुरू कर दिया है। स्वराज इंडिया का जय किसान आंदोलन इसकी अगुवाई कर रहा है। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार ने मक्का किसानों को मुनाफाखोर कारोबारियों की मर्जी पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को इसके खिलाफ तब तक आंदोलन करना चाहिए जब तक मक्के की एमएसपी पर खरीद शुरू नहीं हो जाती। दरअसल खुले बाजार में मक्के की कीमत 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच आ गई है, जबकि इसकी एमएसपी 1850 रुपए प्रति क्विंटल है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान भी मक्के की एमएसपी पर खरीद के लिए लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। किसान दाम के लिए तरस रहे हैं, लेकिन केंद्र ने 5 लाख टन मक्का आयात को मंजूरी दे दी है। इस पर आयात शुल्क भी घटाकर 60% से महज 15% कर दिया है। किसान सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनकी माने तो किसान इस सस्ते आयात का मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका जैसे देश अपने किसानों को भारी भरकम सब्सिडी देते हैं। हम 1 हेक्टेयर में 42 क्विंटल मक्का का उत्पादन करते हैं, जबकि अमेरिका 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल मक्का का उत्पादन करता है। हमारे देश में हम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, मतलब मक्का पर सब्सिडी की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमें सब्सिडी से बहुत कम रेट में मक्का मिल रहा है। लेकिन अमेरिका में देखा जाए हर फील्ड में किसानों को बहुत भारी सब्सिडी दी जाती है। अमेरिका में प्रति किसान 1 साल में प्रति किसान को 41,000 88,000 रुपया की सब्सिडी दी जाती है, और भारत में 15,000 रुपया 15,667 रुपया प्रति किसान को सालाना सब्सिडी, जो बिजली, पानी, खाद, बीज और कुछ फसलों के समर्थन मूल्य खरीदी के रूप में दी जाती है। तो इसका पूरा औसतन निकालते हैं तो यहाँ प्रति किसान ये सब्सिडी होती है 15,667 रुपया सालाना। तो मक्का को लेकर अब बंगाल में भी विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ अविक शाह हैं, जो कि कन्वीनर हैं जय किसान आंदोलन के। अविक जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताएं कि मक्का के किसान, चाहे आप उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, ये इन तमाम जगहों पर मक्का को लेकर तरह तरह के आंदोलन हो रहे हैं, तरह तरह के मक्का सत्याग्रह हो रहे हैं, और अब बंगाल से भी इस तरह के सुर सामने आ रहे हैं।
जाहिर सी बात है कि इतना ज्यादा मक्का का उत्पादन है, फिर भी हमारी सरकार ने मक्का के आयात की बात की है। 5 लाख टन मक्का आयात होगा, तो ऐसे में किस तरह की प्रतिक्रिया किसानों की? देखिए, मक्का को लेके देश भर में बहुत सारा काम हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही है। मक्का की उत्पादन का, मक्का की खेती का प्रमोशन देश भर में सरकार ने किया है। सचमुच एक अच्छा फसल है जो रेनफेड जगह हो सकती है, उतना बढ़िया जमीन ना हो जैसे धान और गेहूं के लिए चाहिए, उसमें भी मक्का हो जाती है। तो ड्राईलैंड कल्टीवेशन भी एक तरह का है। देश के दोनों सीजन में मक्का बन सकते हैं। कुछ जगह पर बारिश में होती है, कुछ जगह पर मतलब खरीफ फसल है, कुछ जगह पर रबी का फसल है। तो इसका प्रमोशन तो सही था, लेकिन सरकारों की ये जो नीति है कि कोई चीज को घोषणा कर देंगे, प्रमोट कर देंगे और उसके आगे सोचेंगे नहीं, उसके आगे की कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे, वो स्थिति आज देखने को मिल रहा है। 1760 रुपया मक्के का पिछला साल में एमएसपी घोषित था। आज के दिन बंगाल में 1000 रुपया भी किसान को नहीं मिल रहा है, और वो तो चलिए बाजार की बात वो कर भी लेंगे आज के ऑर्डिनेंस के जमाने में। लेकिन सच तो ये है कि एक मार्केट नहीं है जहां मक्का बिक सकता है बंगाल में। बंगाल की सबसे बड़ा मक्का उत्पादन का जिला है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर जिले में एक एग्रीकल्चरल मार्केट नहीं है जहां मक्के की ट्रेडिंग होती है। तो किसान को एमएसपी मिलेगा तो किससे मिलेगा, कहां जाके मिलेगा? ये सवाल, ये बुनियादी सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार ने इसके बारे में सोचा ही नहीं। बस बंगाल की मुख्यमंत्री ने पिछले साल नवंबर में घोषणा कर दी है। ये बताएं कि सरकार की खुद के एफर्ट से कुछ 33% प्रोडक्शन हुआ है। पिछले 2 सालों में 33% प्रोडक्शन बढ़ा है। और भी अगर देश भर की बात करें तो हर मंच से ये बोला जाता है कि मक्का को ज्यादा से ज्यादा उगाया जाए, मोटा अनाज है, पौष्टिक है, टिकाऊ है। फिर जब किसान इसको बढ़ चढ़कर उगाते हैं, अब जब हर जगह है, सड़क पर, छत पर सूख रही है मक्का, खेत में जगह जगह, तो अब उसकी खरीदी क्यों नहीं सुनिश्चित कर रही है? कहा जा रहा है कि खरीफ की जो मक्का होगी उसी पर एमएसपी पर खरीदी जाएगी। इस तरह की नीतियां क्यों? ऐसा नीति नहीं है। ये बात जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सीएसीपी की घोषणाओं को वो समझते नहीं है। एक फसल का एक एमएसपी होता है, और इतना बड़ा देश में वही फसल कहीं पर, जैसे मैंने बताया, खरीफ में उसका उत्पादन होता है और कहीं पर रबी में। आप धान का देख लीजिए जी, फसल है वो अलग अलग जगह अलग अलग स्तर पर होते हैं। तो क्या इसके लिए, धान के लिए अलग अलग 2 बार एमएसपी थोड़ी घोषित होता है? मक्का का एक एमएसपी है और वो एमएसपी देश भर के लिए लागू है, कोई भी सीजन के लिए लागू है, और उसकी खरीद होनी चाहिए। एक और बात बताएं कि जब यहाँ अमेरिका की अगर हम बात करें, क्योंकि एक बड़ी खेप सरकार आयात करने वाली है, तो जब व्यापार की नीति तय होती है तो जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अब अमेरिका की बात करें तो बड़े पैमाने पर मक्का का उत्पादन है। दुनिया का 25% उत्पादन अमेरिका करता है। वो जाहिर सी बात है अपने इस मक्का के लिए बड़ा बाजार ढूंढ रहा है। तो सरकार इस तरह के दबाव में क्यों आ रही है, जबकि वहां पर भारी मात्रा में सब्सिडी दी जाती है और यहाँ के किसानों को सब्सिडी, मक्का पर सब्सिडी के नाम पर कुछ भी नहीं? तो आपको लगता है कि इस तरह की व्यवस्था में आयात होना चाहिए, जबकि खुद ही घर में इतनी उपलब्धता है? ऐसे में आत्मनिर्भरता की बातें, मुझे तो कई बार लगता है आयात करने वाला विभाग जो है वो कृषि विभाग से कोई बातचीत ही नहीं करता है, एक दूसरे को वो पहचानते भी नहीं है। कॉमन सेंसिकली देखिए ना, मक्का इस देश के लिए अच्छा है, इसकी उत्पादन बढ़नी चाहिए। सरकार की नीति है, घोषित लिखित नीति है कि इसको हम प्रमोट करें। उस प्रमोशन के दौरान किसान ने मक्का उत्पादन किया, उस उत्पादन का दाम क्या होना चाहिए, मिनिमम दाम सरकार घोषित करती है, हिसाब करके बकायदा कि इतना, इससे नीचे होने से किसान का नुकसान हो जाएगा। उसके बाद जब किसान को 1/3 2/3 दाम मिलता है उसी फसल का, सरकार बिल्कुल गायब है। ना केंद्र सरकार कहीं दिखता है, ना कोई राज्य सरकार कहीं दिखता है। और उसके बाद जब किसान जाके कोई आंदोलन करता है तो उसके ऊपर लाठी चलती है।
और साथ साथ ये आयात हो रही है। और आयात क्यों हो रही है? पोल्ट्री इंडस्ट्री में कहा जा रहा है कि फीड का क्राइसिस है, फीड का कम दाम होना चाहिए, इसलिए आयात हो रही है। बात यह है ना, ये सरकार के पास कोई भी नियंत्रित, कोई भी कोऑर्डिनेटेड समझ नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का और एग्रीकल्चरल पॉलिसी का। वो बस जब जो मन में आए सो घोषणा हो जाती है, उसके ऊपर प्रेस रिलीज बन जाती है। जी जी, अब आप जो ये एमएसपी रिकवरी आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह की प्लानिंग है? डोर टू डोर किसानों से बातचीत कर रहे हैं, जरा उसका खुलासा करें। जी, बंगाल में तो बहुत सिंपल प्रोसेस हमने लिया। एक तो प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सबको हमने चिट्ठी दे दिया। सेकंड राउंड 2-2 बार चिट्ठी चली गई। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि सचिव, इस राज्य के 3 यही अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इस जिले में उत्तर दिनाजपुर में 9 ब्लॉक है, वो 9 ब्लॉकों का 9 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वहां 3 सांसद है उनको, 9 विधायक है उनको, सबको 2-2 बार चिट्ठी चली गई। अब हम सर्वे इसलिए कर रहे हैं कि हम समझे कि किसान का मूड क्या है। क्या किसान 1000 रुपया मक्के से खुश है? क्या किसान सारा मक्का बेच दिया और अब निराश हो गया कि आगे तो कुछ होने वाला नहीं है? और उस सर्वे में उभर के ये आ रहा है कि 70 से 75% मक्का आज भी किसान के घर रखा हुआ है और किसान दाम का प्रतीक्षा में है। ज्यादा दिन उसको पकड़ के नहीं पाएगा, क्योंकि अब उसको लोन वापसी करना है, सारे इनपुट्स की कॉस्ट उनको वापस करना है दुकानदार को, लेकिन आज भी वो है। और किसान अब इस बार इतना जम के मक्के के लिए आंदोलन करेगा कि सरकारों को याद रह जाएगा कि इस तरह की बेहुदा बेबुनियादी घोषणाएं ना करे तो जो किसान पश्चिम बंगाल में कम से कम 65 से 70% लोग कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं, वो सबसे बड़ा वोटर ब्लॉक है। आप मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं तो इतना बड़ा वोटर ब्लॉक को आप इतनी लापरवाही से कैसे डील करते हैं, ये सबक सीखना सरकारों को जरूरत है। निराश नहीं कर सकते। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। पंजाब के किसान संगठनों ने एक मत से केंद्र सरकार के खेती से जुड़े 3 अध्यादेशों को वापस लेने की मांग उठाई है। किसानों ने सीएम अमरिंदर सिंह से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और इन अध्यादेशों को रद्द करने की भी मांग की है। इस पर सीएम ने कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए इस पर फैसला किया जाएगा। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश में मंडी व्यवस्था अच्छी तरह से काम कर रही है, लेकिन केंद्र के अध्यादेशों से ये पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। अगर ये ऑर्डिनेंस पास हो जाएंगे, जो है जो मर्जी कहन कि एमएसपी उठा, उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने आके कह गया कि एमएसपी विल नॉट बी टैंपर्ड विद 100%। तुसीं मैथों अज लिख लो, ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ शांता कुमार ਦੀ रिपोर्ट का ਉਹ इस चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ है कि एमएसपी खत्म की जाए और एफसीआई अपनी चक्की जाए। एक बार वो चले जाए तो चले जाओ, फिर गल खत्म होगी। मध्य प्रदेश में किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है। खरगोन जिले में तो यूरिया के लिए किसानों को सुबह 4 बजे से लाइन लगानी पड़ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के राज्य विपणन संघ के उमरखली रोड के खाद वितरण केंद्र की। वहीं पर किसान चप्पलों को लाइन में रखकर सोसाइटी खुलने का इंतजार करते दिखाई दिए, लेकिन यूरिया का ट्रक ना आने से इन किसानों को खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ा। रोज आ रहे हैं आप यहाँ पर? हाँ, रोज आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। तो कितने दिन से आ रहे हैं? और यहाँ से 5-6 बजे आके बैठ जाते हैं। तो खाद नहीं मिल रही? नहीं, खाद नहीं मिल रहा है। किसान को बड़ी कठिनाई परिस्थिति उठानी पड़ रही है, तो सरकार से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा खाद बांटने का वो व्यवस्था करे और सभी को समय पे दिया जाए। और जब खाद नहीं मिलेगा तो किसान कैसे क्या वो फसल का उत्पादन करेगा। खेती की इन मुश्किलों के बीच किसानों को टिड्डियों के नए खतरे से जूझना पड़ रहा है। पूर्वी अफ्रीका से पाकिस्तान होकर भारत आने वाली रेगिस्तानी टिड्डियों ने राजस्थान में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये टिड्डियां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों तक पहुंच चुकी हैं।
संयुक्त राष्ट्र के संगठन FAO ने जुलाई तक टिड्डी हमले जारी रहने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण में तेजी लाई गई है ताकि उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसमें हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर AK सिंह साहब मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान बुलेटिन में। टिड्डियों का जो ये कहर बरसा है, इतने सालों बाद अटैक हुआ है और क्रिसिल का भी कहना है कि इसकी वजह से जो 2.5% की कृषि की ग्रोथ रेट है उस पर क्लियरली असर पड़ सकता है। क्या कहेंगे, किस तरह की स्ट्रैटेजी अपना रही है सरकार? कहीं आपको लगता है कि फेलियर हुआ कोरोना के बीच में, जिस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए थे वो मुकम्मल स्टेप्स नहीं ले पाए? ऐसा है कि टिड्डियों के प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए सरकार की तरफ से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कृषि विभाग के जितने संस्थान हैं और उनके अधिकारी हैं, सभी लोग पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं। और इस वर्ष अप्रैल 2020 से लेकर अब तक करीब 57 स्वार्म आए हैं जिनको बहुत प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित किया गया है। और इसमें जो रसायनों का प्रयोग है उसके द्वारा व्हीकल माउंटेड माइक्रोनेयर, अल्वा मास और दूसरे तरह के जो छिड़काव करने वाले यंत्र हैं उनका पूरी तरह से प्रयोग किया गया है। और इसके साथ ही साथ जो है 7 राज्यों में पूरी तैयारी के साथ इनको नियंत्रित किया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी वजह से जिस तरह की आप चर्चा कर रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ है। जी सर, हमारे पास लगातार किसानों की इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। हाल ही में हमने दिखाया कि मूंग के किसान, कपास के किसान, उन्होंने टिड्डियों के डर से वो बिल्कुल दहशत में है। अपनी उनकी एक बार की जो भी बुआई थी, जो छोटे छोटे कोपले निकले थे वो खराब हो गई और उसकी वजह से निरंतर किसान दहशत में है। किसानों का कहना है कि पहली खेप जो आई थी पाकिस्तान से, उसी समय सही तरीके से नियंत्रण कर लिया जाता तो रिजल्ट्स आज कुछ और होते, फैलाव दिल्ली तक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक ना होता। नहीं, कुछ नुकसान तो जरूर हुआ है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए, अभी पीछे शनिवार को जो स्वार्म आया था तो रेवाड़ी से वो चल करके उसका पहला स्टॉप जो था वो अलीगढ़ में हुआ था। और जो नॉन शेड्यूल डेजर्ट लोकस्ट एरिया है वहाँ पे भी डेजर्ट जो लोकस्ट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने जाकर के पूरी तरह से छिड़काव किया अलीगढ़ में, और उसके बाद अगले दिन जो है फर्रुखाबाद में। तो दोनों जगहों पे छिड़काव किया गया है। इनको प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया गया है। जो टिड्डियां बची थी वो आगे गई हैं और उनको वहां पे फर्रुखाबाद में मारा गया है। और रही जहां तक बात इनके प्रजनन की और अंडे देने की, तो जो स्वार्म उधर गया है तो अंडे देने के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए होता है। जब तक ये वापस लौट करके राजस्थान में नहीं आएंगे जहाँ पे मिट्टी भुरभुरी है, बलुई है, कड़ी जमीन में अंडे कभी नहीं दे सकते हैं। और उधर उनका नियंत्रण हो गया तो वापस आकर के फिर प्रजनन का कार्य ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोकल स्वार्म आया था उसको जमीनी स्तर पे भी और इसके द्वारा छिड़काव करके, जो हम हेलीकॉप्टर के द्वारा, ड्रोन के द्वारा जो वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं उनका पूरी तरह से नियंत्रण किया गया है। जी, ऐसे में ये बताएं कि हाल ही में 18 मई को कृषि विभाग ने कुछ पेस्टिसाइड्स को बैन किया है, जैसे कि क्लोरोपाइरिफॉस, डेल्टा मेथ्रिन और मेलेथियन, लेकिन अब वो ऑफ शेल्फ हो जाएंगी और लेकिन टिड्डियों के नियंत्रण में इनका इस्तेमाल हो रहा। तो आप किस तरह का असर देखेंगे पर्यावरण पर, जो बाकी पशु पक्षी हैं उन पर, और यहाँ तक कि फसल में भी जिस तरह के अवशेष मिलेंगे? तो ऐसे में किस तरह की स्थिति पैदा होगी जब जैविक खेती की हम बात करते हैं, या फिर जो हमारी एक्सपोर्ट जो फसलें होती हैं उन सब में इस तरह के पेस्टिसाइडल रेजिड्यूज या अवशेष बचे होंगे? एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं, कि अभी तक जो कार्य किया गया है उसमें राजस्थान के लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा राजस्थान में अकेले करीब 1,16,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में और राज्य सरकार के द्वारा भी 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में छिड़काव किया गया है। और इसमें ये जो दवाएं क्लोरोपाइरिफॉस और मेलाथियान है, इनका प्रभावशाली असर टिड्डियों के नियंत्रण में होता है। रही जहां तक बात पेस्टिसाइड को बैन करने की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अनुपम वर्मा कमेटी बनी थी। उन्होंने 27 जो कीटनाशी दवाएं, उसमें खरपतवार नाशी दवाएं हैं, फफूंद नाशी दवाएं हैं, उनके ऊपर कुछ और
आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए सेफ्टी से संबंधित उसकी सिफारिश की थी। इनको अभी बैन नहीं किया गया है पूरी तरह से, और ये आंकड़े सरकार के सामने प्रस्तुत किए गए हैं, उसके ऊपर वो विचाराधीन है और उसके ऊपर निर्णय होने के लिए अभी सरकार ने इनको टिड्डियों के नियंत्रण के लिए छूट दे रखी है। रही जहां तक बात अवशेषों की, तो जिन क्षेत्रों में इन दवाओं का छिड़काव हो रहा है, मुख्य रूप से डेजर्ट का इलाका है, वहां पे फसलें नहीं हैं, और जो फसलें हैं, फसलों के ऊपर भी जो दवा का छिड़काव किया जाता है, तो फसल के अंदर दवा जो है 25 से लेकर के 30 दिन के अंदर विघटित हो जाती है, तो उसका अवशेष फसल के दाने में या उत्पाद में नहीं आता है। तो यह बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो दवाओं का छिड़काव किया जाता है उसका एक निर्धारित मात्रा है, दवा छिड़कने का स्पेसिफिक तरीका होता है, और उसको विशेष रूप से छिड़काव करने पे सही प्रोटोकॉल से अगर करते हैं तो फिर अवशेष की समस्या नहीं होती है। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, यहाँ पे कई बार बीच बीच में चर्चा उठती है कि लोकस्ट जो है वह उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, करीब 72% के आसपास इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, और क्या इसका प्रयोग हम पोल्ट्री, फिशरी और डकरी में फीड के रूप में कर सकते हैं? फीड के तौर पर कर सकते हैं क्या? जी, ये सवाल अक्सर उठाया जा रहा है, तो इस बात में मैं ये जरूर यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि दवा छिड़कने के बाद जो टिड्डियाँ मरती हैं उनके अंदर अवशेष की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, तो उसको हम फीड के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई तरीका अगर विकसित किया जाए कि हम टिड्डियों को जिंदा पकड़ सकें, जैसे अगर हम हेलीकॉप्टर के थ्रू कोई नेट लगा करके जैसे मछलियों को पानी में जाल से पकड़ा जाता है, उस तरह की ऐसी कोई व्यवस्था आगे चल करके शायद हो सकता है विकसित हो कि अगर जिंदा हम इनको पकड़ सकें बिना दवा के छिड़काव के, तो निश्चित रूप से इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उसको हम एक फीड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दवा छिड़कने के बाद मरी हुई टिड्डियों का प्रयोग तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके अंदर अवशेष ज़्यादा होगा और वो फीड के रूप में प्रयोग नहीं हो सकते हैं। जी सर, एक और बात बताएं कि जिस तरह का बिहेवियरल पैटर्न इस बार हमने देखा कि जो अवयस्क टिड्डियां हैं पिंक कलर की वो आई और बड़ी तादाद में वो दूर दूर तक फैली, और अब इन पिंक कलर के बजाय अब ये मैच्योर्ड भी हो रही हैं, येलो पीले रंग की भी टिड्डियां नजर आ रही हैं। इससे आप फूड सिक्योरिटी पर किस तरह का आप असर देखते हैं, और इनका जो बिहेवियरल पैटर्न है क्या आप साइंटिस्ट कम्युनिटी उसको बारीकी से पढ़ रही है, या फिर एग लेइंग वाले जो इनका एक्शन है जिन जगहों पर हो सकता है उन जगहों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस तरह की प्रोग्रेस है? बिल्कुल, इस बारे में बताना चाहूँगा आपको कि जो इनका जीवन चक्र है 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। जो पहली अवस्था होती है वो एग लेइंग की होती है, जहाँ पे एडल्ट फीमेल अंडे देती हैं, और अंडे ये समूह में देती हैं। एक समूह में करीब 40 से लेकर के 80 से लेकर के 160 अंडे पाए जाते हैं, और प्रति मादा जो है 2 से 3 गुच्छ अंडे के दिए जाते हैं, और अंडे जो है 15 दिन तक उस अवस्था में रहते हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है जिसको हम निम्फ बोलते हैं, जो 5 इंस्टार लार्वी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की होती है। ये करीब 36 दिन तक ये अवस्था पूरी होती है, और इसके बाद जो है 50 दिन की तीसरी अवस्था होती है जिसको हम क्राउडिंग फेज बोलते हैं, जिसके अंदर की इमैच्योर अडल्ट जो कि पिंक या गुलाबी रंग के होते हैं जिसकी आप बात कर रही थी, वो स्वार्मिंग के एक्शन में आते हैं इकट्ठा होने के लिए। अगर स्थानीय तौर पे उनको भोजन मिल जाता है तब फिर वो ग्रुप बना करके या स्वार्मिंग करके उड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर भोजन की कमी होती है तब फिर इनके अंदर एक केमिकल सीरोटोनिन करके बोलते हैं उसका सिक्रेशन होता है, और उसी के माध्यम से दूसरी टिड्डियों से वो कम्युनिकेशन करते हैं कि हमें एक साथ मिल करके और हवा की दिशा में उड़ना चाहिए। तो इन सब बातों के ऊपर बारीकी से वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है आगे चल करके कि ये जो रसायन के द्वारा इनका कम्युनिकेशन होता है उसको हम किसी तरह से ब्लॉक कर सकें ताकि ये स्वार्मिंग के फेज में आए ही नहीं, और ये सब सारा अनुसंधान का विषय है जिसके ऊपर की काम हो रहा है। जो एडल्ट जो अर्ली एडल्ट होते हैं पिंक कलर के, वो एग नहीं देते हैं, मैच्योर एडल्ट ही एग देती है जो पीले रंग की हो जाती है। अब जैसे ये एडल्ट मूव करके फर्रुखाबाद चले गए या अलीगढ़ चले गए, वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत बच भी गए अगर, तो वो अंडे वहाँ पे इसलिए नहीं दे सकते हैं कि वहाँ की मिट्टी बहुत कड़ी होती है। अंडा देने के लिए इनको ओविपोजिटर जो इनका अंग होता है जमीन के अंदर 10 सेंटीमीटर तक घुसाना पड़ता है, तब जाकर के मादा अंडा दे पाती है। जब वो रेतीली जमीन होती है, बलुई जमीन होती है जैसे राजस्थान के रेगिस्तान में, तो वहाँ पे अंडा ये देते हैं, और मौसम अनुकूल जब होता है तो
उस समय एग लेइंग का काम होता है। तो अभी इस समय कोई स्वार्म जो है राजस्थान में नहीं है, इस समय मूव कर चुका है और इसलिए इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी तैयारी आगे आने वाला कोई है तो उसकी तैयारी है उसको नियंत्रण करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिटेल जानकारी के लिए, धन्यवाद। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए आवंटित राशन का महज 13% हिस्सा ही बंट पाया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र से 6,38,000 टन अनाज उठाया, लेकिन इसमें से 30 जून तक केवल 1,07,000 टन अनाज ही मजदूरों को बांटा। इसमें 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र से अनाज तो पूरा लिया, लेकिन मजदूरों में बांटा बहुत कम। सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा 1,40,000 टन अनाज उठाया, लेकिन केवल 2% यानी 3,324 टन अनाज ही मजदूरों में बांटा। इसी तरह बिहार ने आवंटित अनाज 100% उठाया, लेकिन प्रवासी मजदूरों को केवल 2% अनाज ही बांटा। प्रवासी मजदूरों को अनाज बांटने में राजस्थान सबसे आगे रहा। यहां मई और जून में 42.5 लाख प्रवासी मजदूरों को राशन बांटा गया, जो कि कुल आवंटन का 95% है। 10 करोड़ टन अनाज भरा पड़ा है सरकारी गोदामों में। आप उस अनाज के भंडार को क्यों नहीं खोलते? चूहों को खाने के लिए, सड़ाने के लिए आप उस अनाज के भंडार को क्यों रखे हुए हैं? और सबसे बड़ी जरूरत कि इस समय कोरोना काल में लोगों के शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति बनाए रखने की जरूरत है। ये तभी होगा जब लोगों का पेट भरा होगा, जब लोगों को पर्याप्त पोषण आहार मिलेगा। आप 5 किलो अनाज देकर पर्याप्त पोषण आहार नहीं दे सकते। ये जो मानक है कि कम से कम एक आदमी को 2100 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए दिन भर के लिए, वो कैलोरी की जरूरत इस 5 किलो से पूरी नहीं होती। तो जब आपके पास राशन के भंडार है तो आप इस भंडार को खोलिए। सब लोगों को जिनको भी ये जरूरत है कि वो बाजार में जाकर अनाज नहीं खरीद सकते, उनको राशन दुकान में जाकर मुफ्त अनाज पाने की हकदारी होनी चाहिए, ये अधिकार होना चाहिए। इसी बात की लड़ाई आज पूरे देश भर में चल रही है। छत्तीसगढ़ लघु वन उपजों की खरीद में पूरे देश में अव्वल रहा है। यहाँ बीते 6 महीने में 104 करोड़ रुपए में लगभग 1.5 लाख क्विंटल वन उपज खरीदी गई है। इसमें महुआ, शहद और तेंदुपत्ता जैसे वन उपज शामिल हैं। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जो काम किया है उसी का नतीजा है कि प्रदेश वन उपज खरीद में देश में नंबर 1 आया है। निवासी भाई हैं या परंपरागत रूप निवासी से किसी प्रकार कोई नुकसान ना हो, ये हमारी कोशिश रही है, उसमें हमको सफलता मिली। 90% जो लघु वनोपज है छत्तीसगढ़ से खरीदा गया। मनरेगा का काम भी हम लोगों ने बंद नहीं किया। और इसी के साथ किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।